Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of December 2020। तो 7 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे रोज करता हूं कि प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें। मैं क्यों याद दिलाता हूं, ताकि आप लोग भूलें ना, बस, ठीक है ना। तो 1 पर्सन 1 लाइक, ये हमारी स्कीम है, 1 पर्सन 1 लाइक, और इसके तहत आपको लाइक करना है। तो दिस इज द थिंग which you can do, and 1 person 1 share as well। आप उसको शेयर भी कर सकते हैं among your friends, and we will be providing you the quality content जैसा कि हम प्रोवाइड करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक प्लस हमारे सीसैट कोर्स की लिंक मिल जाएगी, जो कि चल रहा है। 17 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द सीसैट कोर्स, नीचे लिंक दी है, आप वहां से उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज की न्यूज एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आप करेंगे। पहला सवाल है, द रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की थी, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की थी? ऑप्शंस आर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। पहला सवाल मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन किसने रिलीज की थी। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जीएसपी यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेड कंसेशंस provided by certain developed countries to developing countries on non-reciprocal basis। दूसरा है, presently India does not benefit from the GSP of United States। Which of the following statements are correct? इनमें से कौन से statements सही है? Options are 1 only, 2 only, both या none। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी को? ऑप्शंस है, ए, एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, बी, अ मल्टीलेटरल ट्रीटी बीइंग कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स, C, a subset of the comprehensive nuclear test ban treaty, या D, an arms control treaty among the European Union members। तो इनमें से कौन सा एग्जैक्टली डिफाइन करता है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी को? आपको बताना है। चौथा सवाल है आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया मालदीव्स रिलेशन। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मालदीव्स क्लेम्स to Minicoy Islands was resolved by the Maritime Boundary Treaty of 1976। यानी कि मालदीव ने जो मिनिकॉय आइलैंड्स पे क्लेम किया था उसको मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1976 से रिजॉल्व कर दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडियाज मिलिट्री ऑपरेशन कैक्टस फॉइल्ड द 1988 कू अटेम्प्ट इन मालदीव्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both या नन। अब आई होप आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। लेट मी टेल यू द आंसर्स ऑल्सो। पहला सवाल पूछा था, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन कौन निकालता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस निकाला था इस रिपोर्ट को भी रिसेंटली, याद रखिएगा, नवंबर में आई थी ये। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, जीएसपी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला सही है, क्योंकि ये ट्रेड का कंसेशन है जो कि प्रोवाइड किया जाता है बाय सर्टेन डेवलप्ड कंट्रीज। यस, ऑब्वियस बात है, यूएसए इसको देता है टू द डेवलपिंग कंट्रीज ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, तो बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, क्योंकि इंडिया करंटली बेनिफिट नहीं ले रहा है जीएसपी का, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ विल बी द आंसर। तीसरा सवाल था, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट की आर्म्स कंट्रोल, तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि एक आर्म कंट्रोल ट्रीटी है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ये दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसमें लिखा है मल्टीलेटरल ट्रीटी, तो मल्टीलेटरल ट्रीटी तो है नहीं, केवल बायलेटरल इंडिया यूएसए और यूएसएसआर के बीच में है, इसलिए ये दूसरा गलत हो गया था। तो ए विल बी द आंसर। चौथा मैंने सवाल पूछा था कि मालदीव्स इंडिया रिलेशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये एक अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी, दोनों स्टेटमेंट सही है। मालदीव्स ने एक्चुअली मिनिकॉय आइलैंड्स पे क्लेम किया था, जिसको कि 1976 के मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी के थ्रू सॉल्व किया गया था, पहला चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा कि एक बार 1988 में मालदीव्स में कू अटेम्प्ट हुई थी, तब इंडिया ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस, एंड दे फॉइल्ड दैट मिलिट्री कू अटेम्प्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो आज का जो थॉट है वो ऑब्वियसली बात है, मैंने अरिस्टोटल का थॉट लिया है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि जो थॉट है वो है कि एजुकेटिंग
एजुकेटिंग माइंड विदाउट हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। मतलब कि अगर आप सिर्फ अपने दिमाग को बढ़ाते जा रहे हैं अपने एजुकेशन से और आपके दिल में उस चीज के चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सो दैट इज नो एजुकेशन एट ऑल। ये बहुत अच्छा कोट है जो कि आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, आप यूज कर सकते हैं ऐसे में। जब भी कभी आपको एजुकेशन के ऊपर लिखने के लिए आएगा तो एजुकेशन शुड नॉट ओनली इंप्रूव योर इंटेलेक्ट, एजुकेशन शुड नॉट ओनली इंप्रूव योर विजडम, बट एजुकेशन शुड ऑल्सो चेंज योर हार्ट। एजुकेशन के बाद आपके हार्ट में जब चेंज होगा एंड आप जब उस चीज को, उस एजुकेशन को यूज करेंगे इन योर डेली रूटीन लाइफ, तब जाकर के वो शिक्षा आपकी सफल होगी। अदरवाइज सिर्फ पढ़ते रहने से, सिर्फ सारी चीजों को दिमाग में रखने से और अपने दिल में, जैसे अगर आपको शिक्षा बताती है कि जेलसी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, है ना, तो अगर ये चीजें आपने दिमाग में याद तो कर ली है लेकिन आप रियल लाइफ में एक जेलस इंसान है, रियल लाइफ में आप एक बिल्कुल डिग्रेडेड इंटीग्रिटी के इंसान है, रियल लाइफ में आप बिल्कुल डिसऑनेस्ट हैं, तो वो एजुकेशन फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। एंड यही आपको शिक्षा मिलती है इस कोट से अरिस्टोटल के कि एजुकेटिंग माइंड विदाउट हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। इसका मतलब है कि आप लोग जो शिक्षा ले रहे हो, जैसे आप एथिक्स इंटीग्रिटी पढ़ रहे हो लेकिन कल को आप जब सिविल सर्वेंट बनोगे, इफ यू आर नॉट अ वेरी इंटीग्रिटी रिच सिविल सर्वेंट, देन वो आपका जो शिक्षा आपने ली थी अभी तक की, इतना जो आपने पढ़ाई किया था, दैट विल बी ऑफ नो बेनिफिट। तो ये आप याद रखिएगा, एजुकेटिंग माइंड विदाउट हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। तो ये एक अच्छा कोट था। आई होप यू विल ट्राई टू यूज दैट कोट इन योर आंसर राइटिंग पोर्शन। अब हम आज का देखेंगे मैप ऑफ द डे। मैप ऑफ द डे में जो मैप आज मैंने, वो मैप है आज आपका जो नॉर्थ अमेरिका है उसका फिजिकल मैप है। दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लेट मी डू दिस फॉर यू। हाँ, तो नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप है। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, ऊपर एकदम टॉप से जाएंगे, वैसे ही जैसे कल हमने ऑस्ट्रेलिया में टॉप पे गए थे, वैसे ही आज यहाँ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे चुकची सी दिखेगा, चुकची सी, दिस इज अ सी विच इज देयर। देखो चुकची सी फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। फिर यहां पे आपको बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा है ना, तो ये नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच में पोर्शन में आता है। एक्चुअली आपको ये मैप में नहीं समझ आएगा लेकिन ग्लोब में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रशिया और इधर अलास्का वाला जो रीजन के बीच में फिर आपका बेरिंग स्ट्रेट आता है, ठीक है ना, बेरिंग स्ट्रेट आता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चुकची सी के आगे जब आप बोलोगे तो यहाँ पे एक मिलेगा आपको ब्यूफोर्ट सी। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सी, ब्यूफोर्ट सी आपको दिखेगा। तो चुकची सी सबसे ऊपर आपने देखा, बिल्कुल टॉप मोस्ट नदन वेस्टर्न पोर्शन पे टॉप पे देखो तो चुकची सी, फिर आपको ब्यूफोर्ट सी मिलेगा, फिर आपको एमंडसन गल्फ मिलेगी, देयर इज एमंडसन गल्फ आपको दिखेगी, ठीक है ना। फिर आपको मिलेगी यहाँ पे एमंडसन गल्फ देख लिया आपने, है ना। अब इसके बाद और थोड़ा आओगे तो यहाँ पे जब इधर ईस्टवर्ड आओगे तो ईस्टवर्ड आपको बैफिन वे दिखेगा, बैफिन वे, और यहाँ पे डेविस स्ट्रेट दिखेगा, देयर इज अ डेविस स्ट्रेट एज वेल। तो यहाँ पे डेविस स्ट्रेट भी है जो ग्रीनलैंड को सेपरेट करता है। ये वाला को ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है ना, ये पूरा ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है। और ये आपका यहाँ पे बैफिन आइलैंड भी है, जहाँ पे बैफिन बे हमने बात की थी, बैफिन आइलैंड भी है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे डेविस स्ट्रेट भी है। तो हमने ऊपर से क्या क्या देखा, सबसे ऊपर हमने चुकची सी देखा, फिर ब्यूफोर्ट सी देखा, फिर एमंडसन गल्फ देखा, फिर यहाँ पे बैफिन आइलैंड देखा, बैफिन बे देखा, और देखा कि जो अमेरिका का ईस्टर्न पोर्शन है, जो बैफिन आइलैंड के बाद वाला पोर्शन है, उसको ग्रीनलैंड से सेपरेट करता है आपका डेविस स्ट्रेट। देयर इज अ डेविस स्ट्रेट जो किसको सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। फिर अब अलास्का के जस्ट नीचे देखो तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का दिख रहा होगा, वाटर बॉडी में गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे नदर्न पैसिफिक ओशन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और इधर साइड आपका हडसन बे, दोनों इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ अलास्का इधर है, उसके जस्ट आप 180 डिग्री सामने जाओगे तो यहाँ पे आपको हडसन बे दिखेगा। हडसन बे इज अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर ही देखो आपका लैब्राडोर सी भी है, लैब्राडोर सी। आपने करंट के बारे में सुना होगा, लैब्राडोर करंट जो इस तरीके से आता है, कोल्ड करंट है जो कि आपका लैब्राडोर करंट कहलाता है। और इधर नीचे से जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है तो उससे लैब्राडोर करंट मिलता भी है, इसलिए यहाँ की कंडीशन होती है फॉगी कंडीशन होता है, यहाँ पे फॉग बनता है क्योंकि जो वार्म ओशन करंट है वो नीचे से ऊपर आ रहा है और लैब्राडोर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे फॉग वाली कंडीशंस भी बनती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको याद रखना। फिर यहाँ पे ग्रीनलैंड का जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें केप फेयरवेल दिख रहा होगा आपको, केप फेयरवेल इज देयर, उसके यहाँ पे लैब्राडोर सी भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने बात कर ली वाटर बॉडीज की। आई होप यू गॉट क्लैरिटी
होती रिगार्डिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे वाला जो पोर्शन जिसको हम कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं, दिस पोर्शन कैरिबियन आइलैंड्स वाला पोर्शन, उसके बीच में कैरिबियन सी दिख रहा होगा, इसीलिए इसको कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैरिबियन सी लोकेटेड है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं थोड़ा इंटरनल चीजों को देखते हैं। इंटरनल में सबसे पहले आपको ऊपर रेंजेस दिख रही होंगी, जो टॉप मोस्ट आपका पोर्शन है वही वेस्टर्न वाला, उसमें ब्रुक्स रेंज दिख रहा होगा। तो ब्रुक्स रेंज अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कहां पर है ब्रुक्स रेंज, तो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ब्रुक्स रेंज आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा। फिर ये अलास्का है यूएसए का, आपको सबको पता होगा, है ना। और यहाँ पे सीवर्ड पेनिनसुला, देयर इज सीवर्ड पेनिनसुला, सीवर्ड पेनिनसुला है। फिर यहाँ पे अलास्का रेंजेस हैं, अलास्का रेंजेस आर आल्सो देयर। तो ब्रुक्स रेंजेस ऊपर, फिर आपको अलास्का रेंजेस थोड़ा नीचे मिलेगी, ठीक है, अलास्का रेंजेस थोड़ा नीचे मिलेंगी। फिर अलास्का रेंजेस जस्ट सामने देखो तो मैकेंजी माउंटेन्स, मैकेंजी माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है, मैकेंजी माउंटेन्स काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका की, वो है रॉकीज। तो ये रॉकी माउंटेन्स, तो यहाँ पे आपको देखो रॉकी माउंटेन्स दिख रहा होगा। तो रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो नीचे यहाँ पे थोड़ा सा आओगे, यहाँ पे तो ग्रेट बेसिन, द ग्रेट बेसिन एंड सियरा नेवाडा वाला रीजन। तो ये सियरा नेवाडा है और ये आपका ग्रेट बेसिन है। तो ये आपका यूएसए वाला पोर्शन जो होता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी पोर्शन में आता है सियरा नेवाडा एंड ग्रेट बेसिन। तो ये भी याद रखना कि सियरा नेवाडा कहां पर है। अगर आपसे कोई पूछे कि सियरा नेवाडा रेंजेस या रिजेस कहां पर हैं, तो वो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अगर वैसे पूछे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी आप बोल सकते हैं सियरा नेवाडा है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। फिर यहां पे देखो नीचे थोड़ा सा आओगे तो यहां पे मैक्सिको वाले रीजन पे आपका सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल नाम की यहाँ पे रेंजेस आएंगी, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और नीचे सियरा माद्रे डू सूद। तो यहाँ पे ये दोनों भी रेंजेस आपकी नीचे मैक्सिको वाले रीजन में आएंगी, ठीक है ना। और मैक्सिको जस्ट बगल में गल्फ ऑफ मैक्सिको तो है ही, ये भी आप याद रखेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। थोड़ा मैं आपको और इंपॉर्टेंट देता हूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, वो है अपलाशियंस। अपलाशियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सवाल है कि अपलाशियंस माउंटेन किस तरीके के माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है कि दूसरे तरीके के ब्लॉक माउंटेन्स है कि चेन माउंटेन्स है कि फोल्डेड माउंटेन्स है, कैसे माउंटेन्स है। तो अपलाशियंस का क्वेश्चन आप जरूर मुझे बताएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर अपलाशियंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको पता होना चाहिए। और इसका कंटेम्पररी और कौन से माउंटेन्स थे ये भी आप मुझे बताइएगा कि विच वर द कंटेम्पररी माउंटेन्स टू अपलाशियंस। उसी टाइम के कौन से, कंटेम्पररी मतलब उस टाइम के कौन से थे, है ना, जो एक साथ बने रहे होंगे ये। तो ये आपको याद रखना है। अपलाशियंस आर अनदर इंपॉर्टेंट। यहाँ रॉकी माउंटेन्स मैंने आपको दिखाया, रॉकी माउंटेन्स, और मैंने आपको यहाँ पे सियरा नेवाडा इंपॉर्टेंट बताया, गल्फ ऑफ ये ग्रेट बेसिन बताया, सॉरी। फिर कोलोराडो प्लेटू भी यहाँ पे है, कोलोराडो प्लेटू इज ऑल्सो लोकेटेड है, कोलोराडो प्लेटू वाला रीजन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोलोराडो प्लेटू भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसमें बाहा कैलिफोर्निया वाला रीजन, नीचे यहाँ पे बाहा कैलिफोर्निया है। देन यहाँ पे और ऊपर मैंने आपको दिखाया था क्या, ऊपर मैंने आपको दिखाया था द मैकेंजी माउंटेन्स, उसके सामने अलास्का रेंजेस और उसके ऊपर आपको ब्रुक्स रेंजेस दिखाई थी मैंने, है ना। और सीवर्ड पेनिनसुला दिखाया था, सीवर्ड पेनिनसुला दिखाया था। तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे अटैच्ड पोर्शन है अल्यूशियन आइलैंड्स का, अल्यूशियन रेंजेस भी यहाँ पे लोकेटेड है। अल्यूशियन आइलैंड्स ये एकदम लोकेटेड है, बेरिंग सी के नीचे वाला रीजन जो है ये पैसिफिक में ही आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्यूशियन रेंजेस कहां पर है या एल्यूशियन आइलैंड्स कहां पर है, तो ये पैसिफिक में है। इसको याद रखना, इसको भूलना मत। एल्यूशियन रेंजेस इसे लिखते जाते हो ना आप लोग, जो शब्द मैं बोल रहा हूं उन सबको लिखते जाना अपने पास जरूर कॉपी में, तो ये आपका बहुत अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, देखो ब्रिटिश कोलंबिया, नाम तो ब्रिटिश कोलंबिया लेकिन है कहां पर, अमेरिका वाले रीजन में। तो ब्रिटिश कोलंबिया इज इन अमेरिका, इसको याद रखेगा, है ना। और फिर यहाँ पे कुछ और आइलैंड्स है, हडसन बे में जैसे एक आइलैंड है आपका यहाँ पे बेल्चर आइलैंड्स आर देयर इन द हडसन बे में है बेल्चर आइलैंड, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी, आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना। तो यही एक इंपॉर्टेंट मैप था जो कि बताना था। अपलाशियंस याद रखिएगा, अपलाशियंस का मैंने क्वेश्चन जो पूछा है वो, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका कैरिबियन सी वाला पोर्शन है। देखो कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे अगर आपने देखा हो तो मैंने माया सिविलाइजेशन का बारे में लिखा था, माया सिविलाइजेशन। देयर इज अ प्रॉपर माया सिविलाइजेशन जिसके आज भी लोग वहां पर हैं। तो ये जो ग्वातेमाला वाला रीजन है, ग्वातेमाला, बेलुइज, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे है माया सिविलाइजेशन। इसको मीजो अमेरिकन रीजन बोलते हैं, इसको मीजो अमेरिकन बोलते हैं। तो मीजो अमेरिका वाले पार्ट का हिस्सा है माया सिविलाइजेशन। कल मैंने बताया था, वैसे आपको अगर आपने इंस्टाग्राम देखा हो तो माया
सिविलाइजेशन याद रखिएगा। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट मैप, और यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। यूकैटन वाला रीजन देखो, यहाँ पे यूकैटन वाला रीजन भी है, यहाँ पे यूकैटन बिल्कुल नीचे बेलीज वाले रीजन के ऊपर यूकैटन है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड यहाँ पर आपका फेमस वेस्ट इंडियन जो आते हैं, एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, यहाँ पे बारबाडोस है ना, और त्रिनिदाद टोबैको, इनको हम जो कैरिबियन और वेस्ट इंडीज वाले रीजन बोलते हैं, वहाँ पर है। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप के बारे में बताया था जो प्यूर्टो रिको यूएसए का, तो प्यूर्टो रिको ये है, प्यूर्टो रिको जो सैंटियागो और डोमिनिका के बीच में है ना, सैंटियागो एंड डोमिनिका के इधर बीच में आपको प्यूर्टो रिको दिख रहा होगा। प्यूर्टो रिको में ही अभी हमने टेलीस्कोप की बात की थी, है ना, आरासेबी नाम का जो टेलीस्कोप था वो कोलैप्स कर गया था, उसकी बात की थी, प्यूर्टो रिको। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस मैप, आई होप यू विल रिमेंबर देम। अब हम मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस, जो इंपॉर्टेंट पीआईबी, एक्सप्रेस, सब हमने न्यूज कलेक्ट की है वो। तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे न्यूज में जो दूसरी न्यूज़ हैं वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिलीज की है? एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। अब ये बेसिकली जो रिपोर्ट है ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सबको ट्रैक करती है, ठीक है ना। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है और ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीजों को ट्रैक करने का काम करती है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी इस रिपोर्ट के अंदर, है ना। सबसे पहली बात कि राइज इन हॉटेस्ट ईयर 2020 विल बी वन ऑफ द 3 हॉटेस्ट ईयर्स जस्ट बिहाइंड 2016 एंड 2019। जो ईयर 2020 है दैट विल बी द थर्ड मोस्ट हॉटेस्ट ईयर कहना चाहिए, थर्ड मोस्ट हॉटेस्ट ईयर होगा। 2016 और 2019 को छोड़ दो अगर आप तो, ठीक है ना। अब इसके अलावा दूसरा जो है राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर किस तरीके से कि द ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर फॉर जनवरी टू अक्टूबर 2020 वाज 1.2 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन। तो उससे 1.2 डिग्री हायर था एंड 2020 के ग्लोबल टेम्परेचर राइज के हिसाब से सेकेंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है। Then high temperature over ocean surface, 80% of the ocean areas have experienced at least one marine heat wave। तो marine heat wave जो है वो देखने को मिली, because of this marine heat wave देखने को मिली, याद रखिएगा marine heat wave, ठीक है ना। एंड देन ग्लोबल सी लेवल राइज वॉज सिमिलर टू 2019। तो ग्लोबल सी लेवल राइज भी देखने को मिला। अब ये रिपोर्ट निकाली WMO ने, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको WMO के बारे में थोड़ा फैक्ट्स बताऊं। तो WMO के बारे में फैक्ट्स लिख लीजिए कि ये बना था 1950 में, 1950 में बनी थी, 1950 में ये बॉडी बनी थी, है ना। इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसको याद रखिएगा। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो IMO से स्टार्ट हुआ था, मतलब पहले ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, यानी कि एक वियना में इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी 1873 में। 1873 में वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी 1873 में, ठीक है ना। और ये वहां से स्टार्ट हुआ था। फिर WMO जो है वो इसी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से इसके रूट्स आते हैं और 1950 में फॉर्मेशन हुआ था। 1951 से ये स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी बन गई, इट बिकेम ये स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी 1951, ठीक है ना। एंड ये आप सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। और अभी इस बार 2020 में इसको 70 साल हो गए, 2020 में इसको 70 ईयर्स कंप्लीट कर गई है बॉडी। तो ये भी आप चीज याद रख सकते हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर्स हैं इसके बेसिकली, एंड ये भी आप याद रखिएगा 193 मेंबर्स हैं, आप इन सब चीज़ों को याद रखिए। दैट इज इट फ्रॉम दिस। अगली जो न्यूज़ है वो है मलयन जाइंट स्क्विरल और ब्लैक जाइंट स्क्विरल। तो मलयन जाइंट स्क्विरल या ब्लैक जाइंट स्क्विरल जो है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्क्विरल स्पीशीज दैट हैज अ डार्क अपर बॉडी। तो कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से ZSI ने बोला है कि अगले 50 सालों में ये जो है मलयन जाइंट स्क्विरल खत्म हो जाएंगी, 30 सालों में, अगले 2050 तक, 2050 तक ही मलयन जाइंट स्क्विरल या ब्लैक जाइंट स्क्विरल जो है
वो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन से खत्म हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, है ना। हैबिटेट अगर हम देखें कहां पर लाई करता है मलयन जायंट स्क्विरल का या ब्लैक जायंट स्क्विरल का, तो ये बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश प्लस आपका इधर इंडिया वाला पोर्शन जो नॉर्थ ईस्ट का है वहां पे लाई करती है। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज कंसीडर्ड एज अ फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर। ये फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर स्पीशीज है। इंडिकेटर स्पीशीज मतलब कहना चाहिए कि फॉरेस्ट हेल्थ को बताता है, और इसकी प्रेजेंस ज्यादा है तो मतलब इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी है, अदरवाइज ये कम है तो हेल्थ अच्छी नहीं है। IUCN स्टेटस का नियर थ्रेटेंड है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 का ये ऑर्गेनिज्म है कहना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक है ना। थ्रेट्स इसको डिफॉरेस्टेशन की है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप कल्टीवेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ फूड, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, हंटिंग फॉर कंजम्पशन एंड स्लैश एंड बर्न, झूम कल्टीवेशन, ये सारे इसके अलग अलग थ्रेट्स हैं जो कि इसको हो रहे हैं मलयन जायंट स्क्विरल को, ठीक है ना। अगली जो न्यूज है वो है ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप मैप्स 3 मिलियन गैलेक्सीज इन जस्ट 300 आवर्स। तो 300 घंटों में लगभग 3 मिलियन गैलेक्सीज को ट्रेस कर लिया ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप ने। इट हैज मैप्ड, अब इसका नाम है ASKAP, आस्क एपी मतलब ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर। याद रखिएगा ये नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, आस्क AP यानी कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर। तो 300 घंटों में इसने 3 मिलियन गैलेक्सीज को मैप किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स अ रेडियो टेलीस्कोप विच इज लोकेटेड एट द मर्चिसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। मर्चिसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, ओके। तो मर्चिसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है लोकेटेड। तो ये आपको सारी चीजें याद रखना। ऑपरेट कौन करता है? इट इज ऑपरेटेड बाय द कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSIRO, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप एंड नेशनल फैसिलिटी का हिस्सा है, वो इसको ऑपरेट करता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स एंड ऑल। मूव करते हैं आगे की तरफ। मेघालय विलेज टर्न्स एंड ओएसिस इन कोल माइन डेजर्ट। तो याद रखिएगा मूला मायलिंग, यहां पे हम जो विलेज का नाम याद रखिएगा मूला मायलिंग। तो ये मेघालय का विलेज है विच टर्न्स एंड ओएसिस इन द कोल माइन डेजर्ट। इसने ओएसिस को कोल माइन डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो रैट होल कोल माइनिंग हैड सक्ड द लाइफ आउट ऑफ द मूला माइलिंग लेस देन अ डिकेड अगो। तो एक मतलब 10 साल पहले के हाल ये थे कि रैट होल कोल माइनिंग के कारण जो मूला माइनिंग वाला एरिया था वो बिल्कुल उसकी जिंदगी खत्म टाइप की हो गई थी, ठीक है ना। द विलेज इज इन ईस्ट जैंतिया हिल्स। तो आपको पता होगा गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है ना। मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया में ईस्टर्न जैंतिया हिल का पार्ट है। नाउ इट हैज रिजन लाइक द प्रोवर्बियल फिनिक्स टू बिकम अ क्लीन ग्रीन डॉट इन द वास्ट ब्लैक ब्लॉट। तो याद रखिएगा इस पूरे रीजन के बीच में ये जो मूला माइनिंग का रीजन है, जिसमें पहले 10 साल पहले लगभग लाइफ खत्म हो गई थी बिकॉज ऑफ द रैट होल माइनिंग, अब ये दोबारा से एक फीनिक्स की तरह राइज करता है। जैसे फीनिक्स का कंसेप्ट होता है ना कि पहले वो बर्न होकर जाता है फिर उसी राख से दोबारा वो राइज करता है। तो ये मूला माइनिंग के लिए भी यही टर्म यूज किया जा रहा है कि लाइक अ फीनिक्स, ठीक है ना। याद रखिएगा फीनिक्स की तरह राइज कर गया है इस रीजन में। एनजीटी ने बैन किया था रैट होल माइनिंग को। रैट होल माइनिंग क्या होती है? रैट होल माइनिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर हैजार्डस एंड आर्डस माइनिंग टेक्निक वेयर माइनर्स क्रॉल इनटू वाइंडिंग अंडरग्राउंड टनल्स। तो अंडरग्राउंड टनल्स में जाते हैं रैट्स की तरह, जो माइनर्स रहते हैं दे गो लाइक रैट्स इन द अंडरग्राउंड माइंस विच आर जस्ट 4 to 5 feet in diameter to extract coal from the deep seams with a पिकैक्स। याद रखिएगा पिकैक्स के थ्रू वो कोल निकालने जाते हैं, रैट्स की तरह जाते हैं, और कई बार ये कोलैप्स कर जाती हैं एंड देन वो माइनर्स की डेथ हो जाती है। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। रैट होल माइनिंग इज अ वेरी वेरी डेंजरस टेक्निक एंड डेंजरस है बहुत ज्यादा। वो मेघालय में अभी हमने माइनिंग का बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी देखा था अभी रिसेंटली ही, अगर आपको याद हो तो मेघालय में बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, ठीक है ना। माइनिंग का मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूँ। माइनिंग का जो एक्चुअली 2 मेन तरीके से माइनिंग की जाती है, एक होता है सरफेस लेवल की माइनिंग होती है, सरफेस माइनिंग होती है,
एंड दूसरी आपकी होती है सब सरफेस माइनिंग। देयर इज अ सरफेस माइनिंग एंड देन देयर इज अ सब सरफेस माइनिंग। अब जो सरफेस माइनिंग है ये जस्ट ऊपर का वेजिटेशन जब टॉप कवर रिमूव कर देते हो, ऊपर का वेजिटेशन टॉप कवर रिमूव करते हो और वहीं से आपको मिलना शुरू हो जाता है, तो उसमें आपकी सरफेस माइनिंग होती है। इसमें ओपन पिट माइनिंग कहलाती है, जिसमें आप ओपन एक पिट खोद देते हो, गड्ढा खोद देते हो, उसके थ्रू आप फिर निकालना शुरू करते हो। स्ट्रिप माइनिंग होती है, इसमें स्ट्रिप ऑफ द सरफेस लेयर्स, देयर इज अ स्ट्रिपिंग ऑफ द सरफेस लेयर, स्ट्रिप माइनिंग भी होती है इसके अंतर्गत। तो ये होती है सरफेस लेवल पे। दूसरी सब सरफेस लेवल में आपको डिगिंग करनी पड़ती है, अंडरग्राउंड आपको जाना पड़ता है। जैसे आपकी रैट होल माइनिंग जो है वो एक अंदर जाने के वाली प्रोसेस में अंडरग्राउंड जाते हो आप, है ना, तो रैट होल माइनिंग है। इसी तरीके से थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे शाफ्ट माइनिंग हो गई। शाफ्ट माइनिंग आपको बिल्कुल अंडरग्राउंड आप सीधे खोद देते हो, एक शाफ्ट के थ्रू, मशीन्स के थ्रू आप खोदते हो, तो वो शाफ्ट माइनिंग कहलाती है। इसे स्लोप माइनिंग भी, कि मतलब अर्थ में आपने इस तरह से स्लोप से आपने खुदाई की, स्लोप की तरह गए, तो यहाँ पे एक स्लोप माइनिंग की भी टेक्निक होती है, स्लोपिंग टेक्निक। ड्रिफ्ट माइनिंग होती है, जैसे इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल करते हो, हॉरिजॉन्टल टनलिंग करते हो, तो कभी कभी स्लोप प्लस ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है, कभी कभी आपका सीधे शाफ्ट और ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ माइनिंग, जिसमें हमने सरफेस और सब सरफेस और सरफेस की टेक्निक्स और सब सरफेस की टेक्निक्स के बारे में जाना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी डिस्कस्ड, है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एनजीटी सीक्स एक्शन प्लान ऑन एलिफेंट कॉरिडोर्स। एनजीटी ने कहा है कि भाई क्या काम चल रहा है एलिफेंट कॉरिडोर्स का। उड़ीसा ने एक्चुअली कुछ एरिया को डेजिग्नेट किया था कि यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स बनेंगे और यहाँ पे हम एलिफेंट्स के प्रिजर्वेशन का काम करेंगे। तो बेसिकली वही चीज एनजीटी ने पूछी कि अभी तक क्या काम हुआ है ना, आपने बता तो दिया लेकिन अभी तक हुआ क्या काम है। तो वही है कि उड़ीसा ने 14 एलिफेंट कॉरिडोर्स वहां पे प्रपोज किए थे, उसके बारे में स्टेटस जान रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में जानना, तो मैं आपको बता दूं एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है। एलिफेंट कॉरिडोर बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि कनेक्ट करता है। एलिफेंट कॉरिडोर गलियारा, जो मतलब केवल यहाँ पे मैन का इन्फ्लुएंस ना रहे और ये एकदम रोमिंग जोन बन जाए फॉर द एलिफेंट्स के लिए फ्री रोमिंग जोन बन जाए, जहां पे मैन का कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम बोलते हैं ना मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये मिनिमाइज करने के लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड एरियाज दिए जाएंगे जहां पर विचरण करते हैं आपके एलिफेंट्स, ठीक है ना। एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए आपको बता दूं कि 1992 एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। देयर हैज बीन अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड ऑलरेडी एंड इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कोई पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है। पैन इंडिया मतलब कि पूरे इंडिया में नहीं लागू है, 16, 17, 18, 19 स्टेट्स हैं जिसके अंतर्गत ये लागू है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट, पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट नहीं है ये, है ना, बल्कि ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ स्टेट्स में है, मतलब 19 से 20 स्टेट्स में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा स्टार्ट किया गया था एंड दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग, मतलब कि एक तो फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन को बरकरार रखने के लिए है, ताकि उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके। ये सारे काम करने के लिए आपको ये प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था। नाउ आई विल शो यू समथिंग वेरी गुड, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं एलिफेंट कॉरिडोर्स के ही बारे में, ठीक है ना। यहां पे देखो अभी लगभग 20 एलिफेंट कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो कि ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में है। या मैं आपको अलग अलग रीजन दिखा रहा हूं, देखो ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है वहां पे लगभग 20 एलिफेंट कॉरिडोर है। तो याद रखेंगे साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है और स्पेशली कर्नाटका वाले रीजन में, कर्नाटका वाला रीजन हो गया आपका, और इधर साइड नीलगिरी वाला रीजन हो गया, फिर आपका ऊपर जाओगे तो झारखंड, उड़ीसा, ये वाला जो रीजन हो गया, यहाँ पे भी एलिफेंट कॉरिडोर्स है। देन एक नीलांबूर और साइलेंट वैली एंड कोयम्बटूर, मतलब केरला वाला जो रीजन हो गया, नीलांबूर, साइलेंट वैली, कोयम्बटूर, यहाँ पे भी 2 एलिफेंट कॉरिडोर्स आपको मिलेंगे। 23 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है ना, सॉरी। फिर आपको पेरियार अगस्थ्य मलाई लैंडस्केप वाला रीजन मिलेगा, पेरियार अगस्थ्य मलाई, पेरियार ये केरला वाला है, ठीक है ना, पेरियार अगस्थ्य मलाई वाला लैंडस्केप, यहाँ पे एक एलिफेंट कॉरिडोर है। फिर अनामलाई परम्बिकुलम एरिया है, अनामलाई परम्बिकुलम एरिया, इसको भी याद रखेगा। देखो यहाँ 3 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, जिसमें तमिलनाडु में 13, कर्नाटका में 10 एंड केरला में 5 एलिफेंट कॉरिडोर्स के हमने जिक्र किए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
एलिफेंट कॉरिडोर्स को क्या थ्रेट है, तो ये सब कमर्शियल प्लांटेशन, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एक्टिविटीज। अगर आपसे कोई पूछे कि एलिफेंट कॉरिडोर्स को क्या थ्रेट है, तो एलिफेंट कॉरिडोर को थ्रेट है कमर्शियल प्लांटेशन से, एलिफेंट कॉरिडोर को थ्रेट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज से, एलिफेंट कॉरिडोर को थ्रेट है टूरिज्म एक्टिविटीज से, ठीक है। इसके अलावा लीनियर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड, हाईवे, रेलवे, इरिगेशन, मिनी माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये सारे जो है दे आर थ्रेट टू द एलिफेंट कॉरिडोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये फोटोग्राफ और मैं चीजें आपको दिखाना, उसको याद रखिएगा। कुछ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स की बात करें तो चामराजा नगर हो गया, देन आपका मुधल्ली एक एरिया हो गया, मधुमलाई नीलांबूर वाला हो गया, फिर और इसके बाद तिरुनेली वाला एरिया हो गया, ओके, कन्यापुरा वाला एरिया हो गया। तो ये कुछ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर्स है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। कुछ एरिया नीलांबूर, साइलेंट वैली, पेरियार, अगस्थमलाई, अनामलाई, परम्बिकुलम, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, तो ये आप एरियाज का नाम लिख सकते हो। जब भी एलिफेंट कॉरिडोर्स पे लिखने के लिए आएगा तो आप एटलीस्ट लिख पाओगे। नाउ यू विल हैव समथिंग, सम फैक्ट मटेरियल, सम फॉर्डर मटेरियल टू राइट देयर एज वेल। आगे मूव करते हैं इन द एडिटोरियल सेक्शन। जो पहला एडिटोरियल वो है कल्चर एंड पीस। तो इस एडिटोरियल में मैंने आपको इस दिन आशीष शर्मा के बारे में बताया था, जिन्होंने कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक डिस्कशन चल रहा था ऑन यूएनएओसी। यूएनएओसी क्या है? यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस ऑन द कल्चर ऑफ पीस। यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन ऑन द कल्चर ऑफ पीस, उसी के बारे में इस बार ये आर्टिकल लिखा गया है। कि उसमें जो हमारे आशीष शर्मा थे, बहुत अच्छा उन्होंने बोला था कि जो वर्ड है इट इज बीइंग सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिविटी दिखा रहा है टू प्रोटेक्ट द अब्राहमिक रिलीजन्स, यानी कि सेलेक्टिविटी टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द अब्राहमिक रिलीजन्स, यानी कि इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। तो इस्लामिक के खिलाफ इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट ये आपका क्रिश्चियनोफोबिया, देन आपका जुडाइज्म यानी कि जो जूइश थे उनके एंटी सेमाइटिज्म बोलते हैं, उस टर्म को एंटी सेमाइटिज्म बोलते हैं। तो इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया एंड एंटी सेमाइटिज्म, ये तो सबको पता है वर्ल्ड में कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन जो दूसरे रिलीजन्स के अगेंस्ट हो रहा है उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। यूएन जैसे एक बड़े जो कॉन्फ्रेंस है, तो उसी में आशीष शर्मा ने बोला था कि आप ये कह रहे हो, आपने यूएनएओसी को बनाया कब? 2006 में बनाया, और उसके बाद आप इसमें काम कर रहे हैं ना, एंड लेकिन आज तक आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के अलावा भी ऐसे रिलीजन्स हैं जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी एक्टिविटीज होती आई हैं और जिनका परसिक्यूशन किया गया है। सो दैट वाज द इशू रेज्ड एंड दैट वाज अ वेरी वैलिड इशू दैट वाज रेज्ड बाय आशीष शर्मा हियर। उन्होंने ये भी बोला कि करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर एग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बट यूएन फेल्ड टू नोट दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द सिख श्राइन। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसने सिख श्राइन का पूरा गवर्नेंस अपने हाथ में ले लिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंट्रावेंशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट्स अ वायलेशन ऑफ सिख बिलीव्स। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रावेंशन है एग्रीमेंट का, प्लस इट इज अ वायलेशन ऑफ सिख बिलीव्स। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखती हैं वर्ल्ड को? फिर जो सिखिज्म के खिलाफ होता है, अफगानिस्तान में सिखों के खिलाफ अटैक हुआ, वो चीज कोई क्यों नहीं देखता है? इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है वो हर मुद्दे पे हमारे इंटरनल मैटर्स के बारे में बोलती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में बोलती है, हमारे इंटरनल लॉस के बारे में बोलता है। इंडिया ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां के लॉस के अगेंस्ट बोले या वहां के उसके बारे में बोले। तो ये आपकी सॉवरेनिटी भी एक नाम की चीज होती है। तो ऑथर ने वही कहा कि कल्चर ऑफ पीस नहीं, इट्स द कल्चर ऑफ हेट्रेड। ये कल्चर ऑफ पीस नहीं प्रमोट करता है, ये कल्चर ऑफ हेट्रेड को प्रमोट करता है। एंड इट इज नॉट यूनिफाइंग द सिविलाइजेशंस, इट इज एक्चुअली मैग्नीफाइंग द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। जो टर्म यूज किया गया, इट इज नॉट यूनिफाइंग द सिविलाइजेशंस बट इट इज मैग्नीफाइंग द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो ये टर्म्स आप यूज करिए, बहुत बेहतरीन है। आंसर राइटिंग में जब आप यूज करेंगे तो काफी यूजफुल रहेगा। यूएनएओसी याद रखेगा, इट वाज सेटअप इन 2005 में सेटअप किया गया था यूएनएओसी को, है ना। अलायंस ऑन द सिविलाइजेशन कब बना था? यूएनएओसी, यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑन द सिविलाइजेशन, ये बना था 2005 में। तो ये भी आप याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज वही न्यू दिल्ली ने पॉइंट आउट की कि हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं, है ना, तो वहां पे उनको इंटरवीन करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जो लैंग्वेज है वो इंट्रूडिंग लैंग्वेज है, इंट्रूडिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। यूएन को भी उन्होंने समझाया कि आप लोग सेलेक्टिव रेजोल्यूशंस मत पास करें और अपनी जो इंट्रूसिव लैंग्वेज है उससे थोड़ा बचें, दूर रहें।
अगला जो आर्टिकल है वो है मिराज सोल्ड एज पेनेशिया फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। एक मिराज है जो कि बेचा गया है एज एन पेनेशिया, मतलब कि आपके हर दुख को दूर करने वाली मशीन के रूप में, फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये किसके लिए बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो जो लेबर कोड्स आए हैं, द 4 लेबर कोड्स फॉर इंडिया, उनकी बात कर रहे हैं। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोशल सिक्योरिटी वाला कोड है उसकी बात कर रहे हैं। अब ऑथर ने कहा कि ऊपर से तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हमने 100% पॉपुलेशन के लिए, हर व्यक्ति के लिए यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी कोड ला दिया है ना, लॉ ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड ला दिया है। लेकिन ऑथर ने बोला कि अगर हम सही तरीके से देखें इस एक्ट को, यानी कि इस लॉ को देखें सोशल सिक्योरिटी कोड वाला, तो ये है फॉर वर्कर्स बिलोंगिंग टू एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स और मोर, है ना। यानी कि इन्होंने जो रूल लाया वो है फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स और मोर, मतलब कि 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लेफ्ट, 80% पॉपुलेशन तो ऑलरेडी लेफ्ट, छूट गई, जो कि 10 से कम में काम करती है। तो इसका मतलब है कि केवल 20% पॉपुलेशन को कवर किया गया। दिस इज द फर्स्ट रियलिटी व्हिच ऑथर हैज पॉइंटेड आउट, कि इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि कम से कम 10 लोग काम करने वाले होने चाहिए उस एस्टेब्लिशमेंट में, तब उनको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज जो बाकी के पॉपुलेशन है दे विल बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ सम स्कीम्स, जो कि बाद में आएंगी कि नहीं आएंगी इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक इशू बताया था पहले कि इट मेक्स एलिजिबल द प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको एलिजिबल कर देता है टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब मैंने बताया कि एक एलिजिबिलिटी अलग चीज होती है, कोई चीज की एलिजिबिलिटी अलग होती है, लेकिन उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एक स्कीम आपको बनानी पड़ती है ना। तो अभी केवल एलिजिबिलिटी दी गई है, कोई स्कीम नहीं लाई गई है, तो स्कीम बाद में आएगी। तो अभी केवल आपको उस स्पेकुलेशन में बैठना पड़ेगा कि हाँ आपके लिए कभी कोई स्कीम आएगी और आप उसको यूज करेंगे, तब आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अदरवाइज ये केवल 20% पॉपुलेशन के लिए, जो कि 10 से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं, 10 लोगों से ज्यादा वाले एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरा देखो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है कि जो इबिक्विटस काम है जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प का, स्ट्रीट वेंडर्स का, पेपर बॉय का, दे आर लेफ्ट आउट विदाउट एनी यूनिवर्सल कवरेज, उनको तो छोड़ दिया गया ऐसे बिना किसी यूनिवर्सल कवरेज के, इसी स्कीम के किसी भरोसे बैठे हुए होंगे वो, है ना। आगे देखो कि while introducing the new code the government also did away with the number of existing cess based welfare schemes। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नए कोड लाई, और उस कोड के लाने पर जो बाकी सेस बेस्ड स्कीम्स थी उनको लेकर के चली गई। जैसे बीड़ी वर्कर्स के लिए बहुत सारी स्कीमें काम करती थी, बीड़ी वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड था जिसने कि कवर किया था जो बीड़ी कारखाने में काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, इनके लिए स्कूल एजुकेशन और इनके लिए फ्री डिस्पेंसेशन इन द हॉस्पिटल्स विच वर रन बाय द बोर्ड, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब जब से ये नया कोड आया तो बीडी वर्कर्स विल फोरगो दीज फैसिलिटीज, बीडी वर्कर्स को ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगी फॉर एन अनडिफाइंड प्रॉमिस ऑफ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, जो कि अनडिफाइंड प्रॉमिस है, मतलब कि अभी जिस चीज के लिए स्कीम्स आई भी नहीं है उस प्रॉमिस के चलते इनको ये सारी सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी जो बीडी वेलफेयर बोर्ड देता था, प्रोवाइड करता था। फिर मिनिमम वेज का कंसेप्ट देखो, तो ऑथर ने कहा कि मिनिमम वेज तो पूरे देश में ला नहीं पाई है, तो इन्होंने एक यूनिवर्सल फ्लोर वेज बना दिया जो कि मिनिमम वेज से कम रहेगा। मिनिमम वेज से नीचे एक और वेज रहेगी जिसको हम बोलेंगे फ्लोर वेज, फ्लोर वेज से नीचे किसी को नहीं दिया जा सकता है। अब ऑथर ने कहा कि जो फ्लोर वेज डिसाइड किया गया है वो 178 डिसाइड किया गया था 2019 में, 2020 उसको थोड़ा बढ़ा करके 202 रुपीज कर दिया गया, फ्लोर वेज को बढ़ा करके 202 कर दिया गया। लेकिन अगर हम लेबर मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट कमेटी देखें जो वेजेस पे बनी थी 2019 में, उसने कहा था कि जो मिनिमम वेज होना चाहिए, या फिर जो रंगराजन कमेटी थी अपॉइंटेड, गवर्नमेंट अपॉइंटेड रंगराजन कमेटी 2011 में थी, उन्होंने कहा था जब द फ्लोर वेज जो होना चाहिए कम से कम 375 रुपए होना चाहिए, 375 रुपीज, और है कितना 202 रुपीज। तो ऑथर ने कहा कि ये जो 202 रुपीज फ्लोर वेज है, दिस इज एक्चुअली द बीपीएल वेज, ये एक्चुअली में बिलो पॉवर्टी लाइन वाली वेज है, इट इज नॉट द फ्लोर वेज, इट इज नॉट द मिनिमम वेज, इट इज द बीपीएल वेज, जो कि आपको हमेशा बीपीएल ही बने रहने देगी, कभी आपको पॉवर्टी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से पुल आउट नहीं करेगी। सो दीज वर द एडिटोरियल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू एज वेल, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। हम्पी चैरियट कांट बी टच्ड नाउ, तो हम्पी जो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट एक कैपिटल थी हम्पी, वहां पे एक विजय विट्ठल टेम्पल है, देयर इज अ विजय विट्ठल टेम्पल, विजय विट्ठल टेम्पल विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल।
आर्किटेक्चरल मार्बल, वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड मॉन्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्ड मॉन्यूमेंट्स है। इट हैज बीन कॉर्डन्ड ऑफ बाय चेन बैरिकेड बाय ASI। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक चेन बैरिकेड लगा दिया है ताकि लोग इसके करीब ना जाए, उसको टच ना कर सकें, ठीक है ना। याद रखिएगा विजय विट्ठल टेम्पल है, हम्पी में लोकेटेड है, विजयनगर किंगडम की एम्पायर की कैपिटल थी उस समय। और हम्पी ऑलरेडी अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, है ना। इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, काफी इंपॉर्टेंट है। जो टेम्पल चैरियट है विच इज इनसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इट इज श्राइन डेडिकेटेड टू गरुड़ा, है ना। लेकिन गरुड़ा का स्कल्पचर जो है वो मिसिंग है इस चैरियट से। द हम्पी चैरियट इज वन अमंग द 3 फेमस स्टोन चैरियट्स इन इंडिया। 3 फेमस स्टोन चैरियट्स है इंडिया में, उनमें से एक है। बाकी के 2 कहां पर है? कोणार्क में है, एंड कोणार्क आपका उड़ीसा ऑब्वियसली वहां पर है, और दूसरा आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। दूसरा चैरियट जो इंपॉर्टेंट है वो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। एक और चीज मैं आपको इसमें एडेड बताता हूँ, उसको याद रखेगा कि एक तो आपका पता होना चाहिए कि आपका एक सन टेम्पल जो है वो कोणार्क में है ना। एक सन टेम्पल का आपका कोणार्क में है, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका गुजरात में भी है, एक आपका गुजरात में भी सन टेम्पल है, ओके गुजरात वाला। और उसमें वाटर रिजर्वायर भी, आपको उसका नाम बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गुजरात सन टेम्पल, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका नाम आपको बताना है। तो दिस इज वेरी फेमस सन टेम्पल इन गुजरात, इसका नाम NCERT में दिया भी हुआ है अगर आपको पता हो, एंड यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है ये सवाल 2017 के यूपीएससी में, है ना। दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2016 और 17। तो आपको बताना है कौन सा सन टेम्पल आपका गुजरात में है, ठीक है ना। दिस अ क्वेश्चन फ्रॉम मी टू यू। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इसी हम्पी के बारे में। 14th सेंचुरी की कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की, और विजयनगर एम्पायर लोकेटेड था तुंगभद्रा बेसिन वाले रीजन में, जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन है कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका का बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन है। वहां पर तुंगभद्रा रिवर के बेसिन पे एग्जिस्ट करती है। विजय विट्ठल टेम्पल जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित, बहुत फेमस कृष्णदेव राय, बहुत बड़े एक, आपको पता है कि वहाँ के सबसे बड़े जो अगर फेमस रूलर्स के बारे में अगर पूछा जाए विजयनगर एम्पायर का, तो कृष्णदेव राय है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जैसे विजयनगर एम्पायर को अलग अलग उसमें हम डिवाइड करते हैं तलुवा डायनेस्टी में, है ना। तो ये कौन कौन से 3-4 थे? हरिहर बुक्का, ये कौन थे? ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे पाओ तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड ऑल्सो, है ना। इन क्वेश्चंस का आंसर भी करिएगा। हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को द्वारा इन 1986 में। हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया बाय योर यूनेस्को, ठीक है ना। एनिमल एडॉप्टेशन एट हाई इन बैनरघट्टा। बैनरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड। इसकी लोकेशन याद रखें, इट्स इन बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है ना। आगे जो आर्टिकल है वो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस अ ग्रिम रियलिटी। अब ये एक्चुअली तो ये मार्केटिंग टेक्निक है, बट ठीक है, बहुत ज्यादा खास आर्टिकल नहीं है इसमें। तो बस आपको कुछ पॉइंट्स याद रख लेने हैं। पहला तो एग्रीकल्चर में जो वेज ऑफ एग्रीकल्चर है, स्टबल बर्निंग हो गई, ये सारी चीजें होगी, हमने देखा ये एक क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, NCR रीजन में हमने देखा एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा सीवियर और वेरी पुअर कंडीशन में रहती है। देन प्लास्टिक पोल्यूशन, हमने देखा प्लास्टिक पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 1950 से 2015 तक अगर हम देखें तो प्लास्टिक कंजम्पशन इंक्रीज फ्रॉम 2 to 419 मिलियन टन। 2 मिलियन टन यूज होता था 1950 में प्लास्टिक, आज 419 मिलियन टन यूज होता है, याद रखिएगा। तो इससे भी जब ज्यादा यूज ऑफ प्लास्टिक होगा तो ज्यादा पोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक भी होगा, तो वहां से भी प्लास्टिक पोल्यूशन है। देन आपका फूड वेस्टेज, अबाउट 1/3 नियरली 1.3 बिलियन टन ऑफ फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड। याद रखिएगा, आज भी कई लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो कि डस्टबिन से निकाल के खाते हैं, एंड 1/3 नियरली 1.3 बिलियन टन ऑफ फूड इज वेस्टेड और लॉस्ट एवरी ईयर। ये बहुत बड़ी ग्रिम रियलिटी है जो कि यहाँ पे है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने देखा है कि 40% ऑफ फूड वेस्ट अकर्स एट द पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रोसेसिंग लेवल्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई। इंडिया की जो रैंकिंग थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो 94 थी, विच इज वेरी पुअर, है ना। 94th पोजीशन पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। पुअर गवर्नेंस इन अनदर रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। आपको पता होना चाहिए जैसे कि कुछ कंट्रीज ने कार्बन टैक्स लगाया है, ओके, यूरोप ने, जापान ने, कनाडा ने, पेरिस एग्रीमेंट के लिए। हम भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गवर्नेंस जो है उतना प्रॉपर नहीं है, एंड द टाइम इज नाउ टू एक्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। नेवी वांट्स टू ज्वाइन IAF इन जेट शॉपिंग। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेट्स खरीदने हैं दोनों को, तो नेवी ने बोला है कि IAF के साथ मिलकर के हम खरीद लेते हैं जेट्स को, है ना। गवर्नमेंट टू प्रमोट आयुष एक्सपोर्ट्स। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, दैट इट विल बी सेटिंग अप एन आयुष
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। याद रखिएगा, आयुष के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। आयुष क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसको याद। तो आयुष प्रोडक्ट्स को बेसिकली कहना चाहिए कि प्रमोट करने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी। और वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या काम करेगी? यही काम करेगी बेसिकली कि आयुष के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हार्मोनाइज्ड सिस्टम के अंतर्गत लाया जाए, ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बनाया जाए और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आयुष प्रोडक्ट्स की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश रेडीज टू ट्रीट 1 लाख मैलनरिश्ड चिल्ड्रन। 1 लाख मैलनरिश्ड बच्चों को ठीक करने का जो वो उठाया है, बीड़ा उठाया है, वो मध्य प्रदेश ने उठाया है। दे आर प्रिपेयरिंग टू डील विद द जो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सैम बोलते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे जो बच्चे हैं उनमें से 1 लाख बच्चों को ट्रीट किया जाएगा इन द मध्य प्रदेश। ये जो प्रोग्राम है इट इज अंडर द इमाम प्रोग्राम। इमाम मतलब कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, उसके तहत मध्य प्रदेश ने डिसाइड किया है 1 लाख बच्चों को ठीक करने का। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको कोई डाउट हो पूछ लीजिए और वीडियो जरूर शेयर करेगा, जरूर लाइक करेगा। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस